नमस्कार दोस्तों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अपन जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है पीटीटी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो ये पीटीटी का जो सिलेबस है वो क्या है, पीटीटी में किस किस पाठ्यक्रम से या कौन कौन सी जो विषय वस्तु है सब्जेक्ट वाइज उनसे कितने कितने क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीटीटी की। तो जैसा आप सभी को पता भी होगा, जो विद्यार्थी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी 12th पास किया है, तो पीटीटी का जो पेपर है वो होता है, यानी इसमें 200 तो क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। और नंबर की हम बात करें तो ये नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो 200 है, इसका मतलब ये हो जाएंगे कितने नंबर के, 600 नंबर के। हम बात करें समय अवधि की, तो इसकी जो समय अवधि है वो होती है 3 घंटे की। क्लियर, यानी समय अवधि होती है 3 घंटे की। अब देखो, ये जो 200 क्वेश्चन है ये किस तरीके से आते हैं, तो इनको 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इनमें से प्रत्येक से 50-50 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन फर्स्ट की, तो इसमें होती है आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50। फिर इसके बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड सेक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारी जीके, जनरल नॉलेज, क्लियर, जिसमें हमारी करंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो होती है कितने नंबर की, 50 नंबर की। फिर इसके बाद में हम बात करें कि जो फोर्थ सेक्शन होता है उसमें 2 लैंग्वेज होती है और उनमें से हमको एक लैंग्वेज चुननी होती है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश। उनके भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो यानी इस तरीके से ये जो 4 भाग है उनसे पूछे जाते हैं। अब ये एक तो 2 ईयर यानी जो बीएड करते हैं उनके लिए 2 ईयर है, और जो इंटीग्रेटेड होता है 4th ईयर का अपना वो चलता है। क्लियर है। अब हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि हमारा जो मेंटल एबिलिटी है उसमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की, जिसको मेंटल एबिलिटी बोला जाता है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमताओं का इसमें क्या किया जाता है, आकलन। तो सबसे पहले बात करें तो एक टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। फिर इसके बाद में नंबर 2 पे युग्म गठन, पेयर्स फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। फिर इसके बाद में नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, यानी हमें बहुत सारी संख्याएं देता है, उनकी एक सीक्वेंस होती है और बीच में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है कि उसके स्थान पर क्या आएगा, तो लुप्त संख्याएं ज्ञात करवाता है। एक है सादृश्यता परीक्षण। फिर इसके बाद में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये भी हमको ज्ञात करने होते हैं, अलग अलग शब्द देता है, उनमें हमको उनका वर्गीकरण करना होता है। फिर इसके बाद में गणितीय समीकरण। फिर पासा, डाइस, यानी 12th पास करने के बाद आपके जीवन का भी क्या बदलने वाला होता है, पासा। वो सारी चीजें आपको रीजनिंग सिखाती है कि पासा कैसे पलटा जाता है। वो जब आपकी क्लास लगेगी तब आपको दिखाएंगे, पासा पलट देंगे आपका। फिर इसके बाद में क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी घन और घनाभ, आकृतियों की गणना करना, यानी हमें बहुत सारी आकृति देगा, कभी उसमें आयत पूछेगा, ट्राइंगल पूछेगा, ठीक, स्क्वायर पूछेगा, ये सारी चीजें हमको उनकी गणना करनी होगी। वो किस तरीके से की जाती है वो आगे देखेंगे। ब्लड रिलेशन, यानी यहां पर अपन एक वेब सीरीज भी देखेंगे जिसका नाम है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो देखने वाले हैं किसमें, ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध, खून का रिश्ता क्या होता है। फिर इसके बाद में कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद में क्लॉक यानी घड़ी। फिर इसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी परीक्षण के बारे में। फिर इसके बाद न्याय निगमन या न्याय संगत, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण,
और हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट, यानी एक बैठने की जो व्यवस्था होती है वो वृत्ताकार घेरे में बैठा जाता है, कभी वर्गाकार घेरे में बिठाएगा, किसी का मुंह केंद्र की ओर होगा, किसी का मुंह बाहर की ओर होगा। इस तरीके से इसमें हमसे प्रश्न पूछता है। वेन आरेख, और एक है कथन और तर्क। फिर इसके बाद में अपन से पूछेगा कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही। क्लियर? इनके 3-4 प्रश्न हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब, यानी आपको दर्पण में देखना सिखाएंगे और छिपी हुई आकृतियों का पता लगाना, कि अपन को एक आकृति देगा, उसमें बीच में से एक आकृति को गायब कर देता है और फिर कहेगा कि जो छिपी हुई आकृति है उसका पता कीजिए। फिर इसके बाद में आकृतियों को पूरा करना, और एक जैसी आकृतियों का हमें समूह देगा, कौन सा उससे डिफरेंट है वो हमको बताना होगा। फिर इसके बाद आकृतियों की एक श्रृंखला देगा, उसी से संबंधित हमसे प्रश्न पूछेगा, ये अपन देखेंगे। आकृतियों की सादृश्यता को हम देखेंगे और आकृतियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में भी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो अपना वो है आकृतियों को जोड़ना, यानी आकृतियां अलग अलग होगी, उनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा, मैंने अभी आपको जो बताया, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है किसका? मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, जो आपके इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब बहुत सारी पुस्तकों में ये एक ही टॉपिक के अंदर 3-4 टॉपिक भी वो एक साथ मर्ज कर देता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपन ने व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए उनको थोड़ा डिस्क्राइब तरीके से अलग अलग लिख भी दिया है। ठीक है? फिर इसके बाद में हम बात करें पार्ट 2 की, यानी जहां जीके जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन जिसके आते हैं, उसमें अपन बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। अब देखो, ये राजस्थान की कला संस्कृति है। अपन कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? देवी देवताओं के ढोक लगाते हैं, तो यानी यहां सबसे पहले लोक देवता पढ़ेंगे अपन, फिर इसके बाद में लोक देवियां पढ़ेंगे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे, लोकवाद यंत्र पढ़ेंगे, और राजस्थान के प्रमुख जो लोकगीत है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी आजकल तो बहुत सारे लोकगीत चलते हैं। क्लियर? पहले लोगों के पास में संसाधन नहीं होते थे, तो वो गीतों के माध्यम से ही भाव प्रकट करते थे, तो उनके बारे में जब लोकगीत होगा तब आपको लोकगीतों के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद लोक नाट्य, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना कि फालतू की नौटंकी मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब नौटंकी क्या है? एक नाटक है, नाट्य है, तो ये सब पढ़ेंगे अपन। फिर इसके बाद राजस्थान की जो चित्रकला है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, राजस्थान की जो हस्तकला है उसके बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की भाषा, साहित्य एवं बोलियां, इनके बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार, यानी कौन सा मेला कब बढ़ता है उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद में राजस्थान की जो रीति रिवाज है, यानी हमारे राजस्थान में हर अलग एक जो धार्मिक अवसर होता है उसमें किस प्रकार की रीति रिवाज की जाती है, किसी की मृत्यु पर कौन से रीति रिवाज होते हैं, और भी बहुत सारे जो रीति रिवाज है उनको अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में राजस्थान का खान पीन, यानी दाल बाटी चूरमा और खाके बन जाओ सूरमा, इसका मतलब दाल बाटी चूरमा क्या है? राजस्थान का खान पीन है। वैसे ही और भी बहुत सारे खान पीन हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके बाद में स्थापत्य कला, अब देखो वैसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला का ही अपना पार्ट होता है। स्थापत्य कला में आते हैं दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियां, छत्रिय, कुंड, ये सब आते हैं स्थापत्य कला में। फिर इसके बाद प्रमुख बावड़ियां, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, हालांकि ये ज्योग्राफी में भी आता है अपना। फिर राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, ये जो सारे टॉपिक है। इसके बाद में राजस्थानी शब्दावली और राजस्थानी कहावतें, ये सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे किसमें? आर्ट एंड कल्चर में। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस था। अब मैं आमंत्रित करूंगा विक्रम सर को, जो आपको जो जीके है यानी हिस्ट्री है उसके बारे में और भूगोल के बारे में विस्तृत से जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद सर। तो विद्यार्थियों, अभी सर ने राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित जो जानकारी आपको दी है वो हमारे पीटीटी के सिलेबस का भाग 6, जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है उसके अंदर, लेकिन हमें क्या करना है? मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखना है। तो उसका पहला भाग राजस्थान का जो कला और संस्कृति का है वो आपके सामने है। नेक्स्ट भाग में अपन बात करते हैं कि भारत का इतिहास और संस्कृति। मैंने आपको कहा कि सिलेबस बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें केवल मुख्य बातों का अध्ययन करना है।
तो शुरुआत करें कहाँ से होगा कि इसमें भारत का जो है, भारत की इतिहास और भारत की संस्कृति इससे संबंधित है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ते हैं, जो सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म, इसके अलावा जो पहला साम्राज्य था भारत का, मगध साम्राज्य, चाणक्य, इसके बाद मौर्य, और चाणक्य के बाद मौर्य साम्राज्य, चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल की। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें प्रारंभिक मध्यकाल, फिर सल्तनत काल, जिसमें अपन पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय के कहानी और उससे पहले की और बाद की कहानियां, भारत में सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य और मराठों का उत्कर्ष। फिर तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अंग्रेज आए भारत में तो यूरोपीय कंपनियां एवं क्षेत्रीय राज्य, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और मोस्ट इंपोर्टेंट 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको अपन ने 3 भागों में बांटा था, कांग्रेस की स्थापना से प्रारंभ हुआ था 1885 से लेकर 1947 तक, जिसमें 1905 तक उदारवादी, 1905 के बाद में उग्रवादी और फिर गांधी युग। इसके अलावा भारत में विभिन्न जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे इमारतें हैं, महल हैं, किले हैं, इनके बारे में अपन महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास और कला संस्कृति के बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान के। वही राजस्थान का इतिहास भी अपन 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? सभ्यताओं में अगर अपन बात करें, कालीबंगा, बालाथल, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। इसके अलावा सभ्यताएं और उनके क्षेत्रों के नाम देखेंगे। दूसरा, वही भारत के जैसे भारत में था सेम वैसा ही राजस्थान के इतिहास में जो मुख्य राजवंश हैं, गुहिल, प्रतिहार और अजमेर। ये अजमेर के चौहान, रणथंबोर, नाडोल, जालोर के चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछावा और इनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। इसमें हम थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ेंगे साथ में, जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जिला स्तर, मुख्य रूप से जिला स्तर और अपनी जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा पॉलिटी से संबंधित है, इसका साथ में अध्ययन किया जाएगा। और आधुनिक राजस्थान में राष्ट्रीय जागरण, समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, विभिन्न जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। इसके अलावा बात करेंगे अपन जो भगत आंदोलन और देशी रियासतों के द्वारा चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन। क्योंकि देखो, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें राजस्थान के व्यक्तियों का इन्वॉल्वेशन बहुत ही कम था, इसलिए यहां पर क्या चलाए गए थे, प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। तो ये राजस्थान और भारत की कला और संस्कृति। नेक्स्ट में अपन बात करें भूगोल से संबंधित, जिसमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। हाँ, तो इसमें अपन बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अपन देखेंगे कि अपने को क्या क्या पढ़ना है पूरे सिलेबस में, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप, पठार, पर्वत या भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, प्रायद्वीपीय भाग है, उनकी बात करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे, भारत की मृदा एवं वनस्पतियों की बात करेंगे, और मुख्य रूप से जलवायु, मानसून तथा वर्षा का वितरण। करंट में आता है भारत की कृषि, भारत के खनिज तत्व, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। इसी के साथ सेम ऐसा ही अपन भारत का भूगोल है, वैसा ही राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के वही भौतिक प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, अपवाह तंत्र, नदियां और झीलें, जलवायु, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थानी कृषि एवं प्रकार, प्रमुख उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की जो 2011 वाली जो जनगणना है उसके बारे में। इसके साथ ही राजस्थान के खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, राजस्थान में पर्यटन और राजस्थान का परिवहन। इसके साथ ही देखो, जो 50 क्वेश्चंस का जो भाग स है उसके अंदर करंट से संबंधित, समसामयिकी से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो था भाग स। इसके अलावा भाग जो ब है उसकी जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा यश सर को, वो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे।
नमस्कार मित्रों, मैं यशगिरी गोस्वामी। जैसे कि हम सिलेबस के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, पीटीटी के सिलेबस के बारे में। आज हम जिस सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षक अभिरुचि जिसे कहते हैं। वास्तव में ये टॉपिक जो है या ये सब्जेक्ट जो है वो टीचर ट्रेनिंग से पहले इसलिए पढ़ाया जाता है कि वास्तव में आपके अंदर शिक्षक बनने के गुण हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके भीतर हमारे द्वारा डाले जाएंगे। समझना क्या है, सामाजिक परिपक्वता मतलब से सोशल मैच्योरिटी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद नेतृत्व का गुण, एक शिक्षक होता है वास्तव में। अगर हम देखें, इस एग्जाम के बाद आपको टीचिंग ट्रेनिंग के कोर्स में जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको विद्यालय में भी जाना पड़ेगा। तो एक शिक्षक के वास्तव में नेतृत्व के क्या गुण हैं, इसको लेकर आपको बताया जाएगा कि एक शिक्षक बन रहा है तो शिक्षक का उस विद्यालय के अंदर वास्तव में उसके क्या गुण हैं, उस विद्यालय के अन्य प्राचार्य या दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या संबंध है। इन सब के बारे में हम उस नेतृत्व गुण के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एक शिक्षक हो, आपके कंधों के ऊपर देश की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम नेतृत्व गुण में देखेंगे लीडरशिप जिसे कहते हैं, व्यावसायिक प्रतिबद्धता अगला टॉपिक है। उसके बाद अंतर व्यक्ति संबंध है। वास्तव में ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे। अंतर व्यक्ति, ठीक है, अंतर व्यक्ति, यहाँ पे अंतर व्यक्ति लिखा हो मतलब इसका अर्थ होता है इंट्रापर्सनल। वास्तव में इसका मतलब है अंतर व्यक्ति, मतलब इंटरपर्सनल। एक शिक्षक का किसी अन्य विद्यार्थी के साथ क्या संबंध है, इसको लेकर ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। अंतर व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन, उसके बारे में। उसके बाद संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन। एक शिक्षक वास्तव में विद्यार्थियों के साथ किस तरह के उसके मतलब बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए उस वातावरण के अंदर, तो ये सारी बातें आपको संप्रेषण यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो कम्युनिकेशन टॉपिक है उसके अंदर आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जागरूकता, अवेयरनेस। एक शिक्षक है उसको अंदर जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि देश की पूरी जिम्मेदारी होती है, भावी पीढ़ी को उसको बनाना होता है। इसीलिए आपके अंदर ये सारे अगर गुण हैं तो वास्तव में आप टीचर बनने लायक हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब देखो बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपके अंदर नेतृत्व के गुण, कम्युनिकेशन कैसा है, उसके बाद आपके अंदर संप्रेषण क्षमता, जागरूकता, उसके बाद अंतर व्यक्ति संबंध कैसा है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, ये आपका पार्ट बी है। लगभग यहाँ से भी 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपके 150 नंबर के आते हैं। उसके बाद अगले जो टॉपिक है हमारे बताने के लिए कैलाश जी सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण से पीटीटी के अंदर कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाने हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि शब्द ज्ञान और व्यवहारिक व्याकरण दो भागों में बटा हुआ है। शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपसे पूछे जाने हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। 4 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम तो जो मूलतः संस्कृत शब्द हैं उनको अपन तत्सम कहते हैं। संस्कृत शब्दों का जो परिवर्तित रूप होता है वो तद्भव है। और क्षेत्रीय दृष्टि से जिन शब्दों का निर्माण हुआ है वे सारे क्या हैं, देशज। और जो विदेशी शब्दावलियों से अपनाए गए हैं या विदेशियों के जो प्रचलित शब्द थे और भारतीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं वे सारे होते हैं विदेशी। तो तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें तत्सम तद्भव परिवर्तन का भी पूछा जा सकता है या तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, इसे पहचानने के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर विलोम शब्द पूछे जाएंगे जो आप सभी को जानते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम और पर्यायवाची से आप सभी परिचित हैं। भिन्नार्थक या शब्द युग्म, यानी ऐसे शब्द जो आप उच्चारण की दृष्टि से लगभग समानता होगी लेकिन अर्थ की दृष्टि से उसमें भिन्नता पाई जाती है। एक वाक्यांश के लिए एक पूरी पंक्ति को आपको एक शब्द में क्या कह सकते हैं, एक वाक्यांश आएंगे। समानार्थक एवं उनके भेद पूछे जाएंगे, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये सारी जानकारी किसके अंतर्गत है, शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं।
फिर व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपसे वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, अल्पप्राण, महाप्राण, है ना, ये सारी बातें, गोश, अगोश, ये सारे आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा उपसर्ग और किस शब्द के साथ है, या मूल शब्द और उपसर्ग को पृथक कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। संधि, संधि के भेद आपसे पूछे जाएंगे। समास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से जुड़े प्रश्न आते हैं। काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। अव्यय आपसे पूछे जाएंगे। अव्यय मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। लिंग और वचन से जुड़े प्रश्न आने हैं। वाक्य रचना, वाक्य आप जानते हैं सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं। वैसे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, जिसमें से आपके जो परीक्षा का स्तर है इसमें रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार हैं वो पूछे जाने हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य के बारे में। बाकी शुद्धि आएगी कि आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे जिसमें पहचानना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। व्याकरणिक कोटियों के आधार पर आपको यहाँ 4 विकल्प में से चुनाव करना होगा, शुद्ध और अशुद्ध का। और अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश के अंतर्गत ये व्याकरणिक कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि विच्छेद, ऐसा एक गद्यांश मिलेगा। गद्यांश के अंदर रेखांकित करके पूछ लेगा कि इस शब्द की व्याकरणिक पहचान बताइए। तो पीटीटी के पाठ्यक्रम के अंदर इन सारे टॉपिकों से हिंदी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और अंक जो रहेंगे वो प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी 50 क्वेश्चन 150 अंकों में पूछे जाएंगे। तो जब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर को अपन विस्तार से क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो आप सारे टॉपिक अच्छे से याद रखिएगा। धन्यवाद।